हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख सकते हो, आज जिस चीज पे हम बात करेंगे वो है 10 थिंग्स यू शुड डू टू क्लियर यूपीएससी सीएसई। एंड दिस इज समथिंग जो ज्यादातर टॉपर्स करते हैं एंड विच हेल्प देम क्लियर दिस एग्जाम। तो बड़ा ही ऑब्वियस क्वेश्चन आपका आएगा कि सर आपको कैसे पता कि ये 10 चीजें करते हैं सारे टॉपर्स। तो देखिए, यहाँ पे दो तीन तरीके में बताता हूँ। पहली चीज, आप खुद जाके सारी टॉपर स्टॉक देख लो। अगर 100 टॉपर स्टॉक देखोगे तो 95 टॉपर स्टॉक में आपको मिलेगा कि उन सबके प्लान और स्ट्रेटजी में ये चीजें हैं। इसके अलावा पर्सनली मुझे काफी एक्सपीरियंस रहा है टॉपर से इंटरेक्ट करने का, लकीली मुझे एक्सपीरियंस मिला है। तो वहां से भी मुझे ये पता चला है कि ये चीजें उनकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं इनग्रेन्ड रहती है। और तीसरी चीज, पर्सनली मैंने भी इस एग्जाम के इंटरव्यू स्टेज तक रीच किया है, प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है। और मुझे रियलाइज हुआ है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उससे पहले मैं प्रीलिम्स में भी फेल हुआ हूँ, मेंस में भी फेल हुआ हूँ। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीजें तब नहीं थी। और जब मैं ये एलिमेंट्स लाया अपने प्लान और स्ट्रेटजी में, देन आई रियलाइज कि एक्चुअली ये चीजें आपको हेल्प करती है इस एग्जाम को क्लियर करने में। राइट। और दूसरी चीज, आप पूछोगे सर इस वीडियो का पर्पस क्या? अगर टॉपर स्टॉक में तो हम वो देख सकते हैं। तो इसका पर्पस ये है कि पहली चीज तो आप इतने सारे टॉपर स्टॉक खुद से देख नहीं सकते, तो वो सारी चीजें आपको कंसोलिडेट करके यहाँ पे बता रहे हैं। दूसरी चीज, एक तरीके से आप इस वीडियो के थ्रू अपनी स्ट्रेटजी को इवेलुएट या गॉज कर सकते हो। अगर ये 10 चीजें आप अपनी स्ट्रेटजी में कर रहे हो तो वेरी गुड, आप सही ट्रैक पे हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो उसको इंक्लूड कर लो। और यहाँ पे हम इस चीज के बारे में भी बात करेंगे। सिर्फ मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या करना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको ये हेल्प करेगा एग्जाम क्लियर करने में। और साथ में एक सजेशन भी दूंगा कि जो भी आपका प्लान या स्ट्रेटजी हो, किस तरीके से आप इसको उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज और सबसे ऑब्वियस चीज जो आई थिंक आप सब जानते होंगे, फॉलोइंग सिलेबस एंड पीवाईक्यू। तो सबसे पहली चीज तो ये है। तो अगर कर रहे हो तो वेरी गुड। नाउ यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखो, कई लोग इसको एज अ फॉर्मेलिटी करते हैं कि सिलेबस अपने पास रख लिया, बस एक बार देखा और बात खत्म। नहीं, ऐसे नहीं करना। या पीवाईक्यूज रख लिए और बस या तो पढ़ने के बाद देखते हैं, या फिर एक बार शुरुआत में देखा और खत्म। नहीं। नाउ हाउ एग्जैक्टली टू डू दिस, किस तरीके से हमें इसको करना है कि हमें एक्चुअली इसका बेनिफिट मिले इन क्लियरिंग दिस एग्जाम। राइट। सो सबसे पहली चीज तो सिलेबस को आपको बार बार देखना है। आपके पास एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी हमेशा होनी चाहिए। मान लो करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको डाउट है कि यार ये रेलिवेंट है या नहीं है, तो उसको रिलेट करो सिलेबस के टॉपिक से, उसको रिलेट करो किसी पीवाईक्यू से। अगर कोई भी टॉपिक, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, स्टैटिक में पढ़ रहे हो या करंट में पढ़ रहे हो, अगर वो डायरेक्टली सिलेबस से रिलेट होती है, अगर डायरेक्टली किसी पीवाईक्यू से रिलेट हो जाती है, देन दैट इज इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्टली अगर रिलेट होती है तो भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर कोई रिलेशन ही नहीं बनता तो उस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ में देखो, इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि एक चीज है कि यूपीएससी की तैयारी में आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो और द अमाउंट ऑफ कंटेंट यू रीड इज लॉट। बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी होती है आपको। बट इन रियलिटी उस सारे कंटेंट में से जो है, हर चीज आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो आपको काफी चीजें कट आउट या हटानी पड़ेंगी जो पढ़नी नहीं है, जो इरिलेवेंट है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज रिलेवेंट है, क्या चीज हम कहाँ पे हमें अपना टाइम नहीं देना? दैट इज थ्रू सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। नाउ पीवाईक्यूज को यूज करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ जो अप्लाई कर सकते हो आप। सी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले तो पीवाईक्यूज देखने ही है उसके। और देखते वक्त दो चीजें देखनी है कि भाई कौन से टॉपिक से कहाँ से आया, क्या सोर्स था इस क्वेश्चन का। और दूसरी चीज कि उस जिस टॉपिक के बारे में क्या पूछा, व्हाट एस्पेक्ट जो है पूछा गया है। ठीक है। एंड सब्जेक्ट शुरू करने के साथ साथ हमेशा टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के करिए। तो मान लो इकोनॉमिक्स आप शुरू करने वाले, तो इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले सारे पीवाईक्यूज एक बार देखिए। दूसरी बात, इकोनॉमिक्स में फिर आप जब इन्फ्लेशन वाला मान लो टॉपिक शुरू कर रहे हो, तो इन्फ्लेशन वाला टॉपिक शुरू करने से पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्फ्लेशन पे जो आए हैं वो देखिए। तो दिस इज हाउ यू कुड यूज सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। और अगर आप कर रहे हो लाइक दिस, अगर नहीं कर रहे तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, ट्रस्ट मी। मेरी गारंटी है, इस तरीके से एक सब्जेक्ट को आप पढ़ के देखो और एक सब्जेक्ट जो है बिना सिलेबस या पीवाईक्यूज को देख के करो, आपको खुद को डिफरेंस पता चल जाएगा। जिस सब्जेक्ट को आप सिलेबस और पीवाईक्यूज बार बार देख के करोगे, उसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, उसको कवर करने में टाइम कम लगेगा। और प्लस आपको जो है एक उसमें आपको जो है ये भी पता चलेगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें लेस इंपॉर्टेंट है। राइट। तो आपको प्रायोरिटाइजेशन भी समझ में आएगा कि रिवीजन के वक्त मुझे किन चीजों पे फोकस करना है। नेक्स्ट इज मेकिंग नोट्स। नाउ ये भी आप सब जानते हो, करना है, करना तो है। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए। देखो, नोट्स कैसे हेल्प करते हैं आपको इस एग्जाम में। सी, यूपीएससी के एग्जाम में मेमोरी का यूज है।
बट अगेन इट इज नॉट पॉसिबल कि आप बार बार सारी बुक्स पढ़ो। तो आपको जब रिविजन करना होता है तब आपके नोट्स काम में आते हैं। और मेंस में आपको जब एग्जाम से पहले रिविजन करना होगा, तो कई बार कई टॉपिक मेंस में ऐसे जिनकी कोई स्टैंडर्ड बुक ही नहीं है, तो वहां पे आपको नोट्स काम में आते हैं। तो दैट्स व्हाई मेकिंग नोट्स इज इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको पॉइंट सजेशन दूंगा। पहली चीज, सी सी फॉर योरसेल्फ, आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको किन चीजों की नोट्स की जरूरत है। अगर प्रीलिम्स की चीजें आप जो है फैक्ट आसानी से याद रख सकते हो, सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन से ही पढ़ के आपको चीजें याद रहती हैं, राइट, देन देर इज नो नीड ऑफ मेकिंग नोट। जैसे लक्ष्मीकांत का ज्यादातर लोगों को जो है पढ़ के वो बुक जो है इतनी कॉन्सेंट्रेटेड है कि समझ में आ जाती है, तो उसमें हाईलाइट करके एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। बट यस, अगर आप नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते और आपको नीड फील होती है, तो देन डू मेक नोट्स फॉर प्रीलिम्स। नाउ सेकेंडली, जहां तक मेंस की बात है, देखो मेंस के लिए तो नोट्स आर एसेंशियल, राइट। इट इज इनडिस्पेंसेबल, मतलब बिना नोट्स के आपका मेंस में काम नहीं होगा। और स्पेशली मेंस में भी ऐसे टॉपिक जिनके कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है, उनके लिए आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो रिमेंबर दिस, नोट्स बनाना, सी सारी चीजों का नोट्स बनाना जरूरी नहीं है। आपको उन चीजों का नोट्स बनाना जरूरी है जहां पे आपको रिवीजन में जरूरत पड़ेगी। अगर प्रीलिम्स का आप जो है डायरेक्टली बुक से हाईलाइटेड पोर्शन से पढ़ के रिवाइज कर सकते हो, वेरी गुड। अगर नहीं कर सकते तो नोट्स बनाइए, और मेंस के लिए आपको नोट्स चाहिए होंगे। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, देखो कई लोग ये गलती करते हैं, जब पहली बार वो कोई चीज पढ़ते हैं तभी नोट्स बनाते हैं। सी आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, जब आप पहली बार पढ़ो, चीज को अंडरस्टैंड करने पे फोकस करो और उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करो। एंड इट इज दी सेकेंड टाइम जब आप उसको रिवाइज कर रहे हो, या तो रिवीजन के टाइम पे सेकंड टाइम पे नोट्स बनाओ, या फिर पहली बार पूरा पढ़ने के बाद अगेन गो थ्रू इट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग नोट्स। सो एक टॉपिक आपने पूरा पढ़ा, हाईलाइट कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर स्टार्ट से उस टॉपिक से जाओ एंड जस्ट विद द इंटेंट ऑफ मेकिंग नोट्स। तीसरी चीज है लिमिटिंग रिसोर्सेज। आई थिंक ये आप सबको पता होगा, यूपीएससी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई कुछ छूट ना जाए। एंड रिमेंबर दिस, इस एग्जाम में देखो इतनी सारी चीजें कि कुछ छूटेगा ही छूटेगा, बट गेम ये है कि वो चीज छूटे आपसे जो लेस इंपॉर्टेंट है, जो जिसके इतना वेटेज नहीं है, और वो चीज ना छूटे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज ध्यान में रखें, और इसीलिए आपको अपनी रिसोर्सेस लिमिट करने चाहिए। जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेस है उन्हीं पे लिमिट करिए। आइडियल एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि भाई हर एक सब्जेक्ट के लिए एक वन मेन स्टैंडर्ड सोर्स रखिए, और बाकी जो है एक सेकेंडरी सोर्स रखिए, ठीक है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि एनसीईआरटीज भी कवर करना है, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड सोर्स में आपकी जो है स्टैंडर्ड बुक और प्लस एनसीईआरटीज आ सकती हैं, और बाकी उसके लिए सेकेंडरी सोर्स में आप जो है इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। चौथी चीज है रिपीटेड रिविजन। आई कैन नॉट एम्फेसाइज इट मोर एंड मोर। तो देखो रिपीटेड रिविजन करने से ये होता है कि जो भी आपने पढ़ा है वो बार बार कंसोलिडेट करता है, चाहे प्रीलिम्स हो, वहां पे आपको चीजों को रिकलेक्ट करने में वहां पे चीजें आपकी क्लिक करेंगी, जिससे आप जो है एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। और मेंस हो तो मेंस में आपको जो है अच्छे फैक्ट्स, डेटा पॉइंट्स याद रहेंगे, और आपको आंसर लिखने में कम टाइम लगेगा अगर आपने बार बार किसी चीज को रिवाइज कर रखा हो। अगर यकीन नहीं आता, एक टॉपिक को 4 बार पढ़िए और उस पर किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिए, और एक टॉपिक को एक बार पढ़िए और उस पर किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिए। ऑटोमेटिकली आपका आंसर उस चीज का बेटर होगा जिसको आपने 4 बार पढ़ा है। नाउ ये तो बात होगी कि भी रिपीटेड रिवीजन करना है, बट लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इसको प्लान कैसे करें। तो देखो इसको प्लान करने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कि इसको आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, और वंस एक बार आपने जो है पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, तो उसके बाद जो है सारा आपका रिवीजन चलेगा, ठीक है। बट यस, दो टाइप से रिवीजन होते हैं। एक तो जब आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई के साथ साथ कोई चीज पढ़ रहे हो उसके साथ साथ रिवीजन करना है। एक बार जब आपने पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद का रिवीजन। तो जब साथ साथ पढ़ रहे हो, तो या तो आप डेली, वीकली, या यहाँ पे एक फोर्टनाइटली भी आप ऐड कर लो। तो देखो, या तो आप डेली कर लो और मंथली कर लो, ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो आप वीकली और मंथली कर लो, ठीक है। एंड अगेन वीकली भी मान लो पॉसिबल नहीं होता, तो फिर उस केस में आप डेली एंड फोर्टनाइटली करिए। बट अगेन इन दोनों में से कोई भी एक करिए। सो देखिए होता क्या है, एक बार तो आप पहली बार पढ़ोगे, दूसरी बार जो है या तो डेली या वीकली रिवीजन होगा, और तीसरी बार आपका फोर्टनाइटली या मंथली जो है रिवीजन होगा। तो 3 बार कोई चीज एक शॉर्ट इंटरवल में पढ़ लोगे, ट्रस्ट में इट विल गेट इनग्रेन्ड इन योर माइंड। और इसका फायदा ये होगा कि जब आप वो सब्जेक्ट, मान लो आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, पूरा अपना सिलेबस पूरा पढ़ लिया, अब आपके पास जो है टाइम आया कि भाई प्रीलिम्स का रिवीजन करना है, तो जिस बंदे ने 3 बार पढ़ा होगा उसके लिए बाद में रिवीजन करना जो है टाइम कम लगेगा और रिवीजन का आउटपुट ज्यादा मिलेगा, कंपेयर टू पर्सन जिसने जस्ट एक बार पढ़ा है और फिर वो 5-6 महीने बाद जो है
सब कुछ कवर करने के बाद रिवीजन करना, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो दी, इंश्योर कि आपकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं रिपीटेड रिविजन हो किसी चीज के, एंड एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप हर चीज को रिवाइज कर लो बिफोर द एग्जाम. Then is answer writing practice. Now I think I cannot emphasize how important it is. तो अगर मैं आपको एक जस्ट एक एग्जांपल दूं, सी जीएस पेपर 1 में आपके 20 क्वेश्चन, पेपर 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, हर एक में 20 क्वेश्चन है, तो टोटल 20 into 4 ऑन एन एवरेज 80 क्वेश्चन. ऑप्शनल में भी 19 क्वेश्चन होते हैं आपके, हम मान लेते हैं 20-20, तो टोटल आपके यहाँ पे ऑप्शनल में पेपर 1 में 20 और दूसरे पेपर 20, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं. नाउ इन 120 क्वेश्चन में हम मानते हैं कि कितना भी कोई पढ़ ले, 120 के 120 क्वेश्चन तो आंसर अच्छे से नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो अच्छे से आंसर करेगा. इन 100 क्वेश्चन में अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप अच्छा इंट्रोडक्शन बनाएंगे, आप अच्छे मैप्स बनाएंगे, आप अच्छे डायग्राम्स बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, आपका कंक्लूजन अच्छा होगा, राइट? आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, कहीं पे आप टेबल दोगे, राइट? तो क्या ये सब चीजें जो आप अच्छी कर रहे हो, इसके लिए एग्जामिनर आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा? यस, दैट एग्जामिनर विल रिवॉर्ड यू फॉर दीज थिंग्स, एंड ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 मार्क्स जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा, ड्यू टू योर गुड आंसर राइटिंग स्किल, एंड दैट ट्रांसलेट्स टू अराउंड 100 to 150 मार्क्स. और अगर आपको यकीन नहीं आता कितना इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप 100 से 150 मार्क्स में आप टॉपर बन सकते हो या आउट ऑफ द लिस्ट हो सकते हो, राइट? दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, ठीक है? सो रियलाइज दिस इंपॉर्टेंस, एंड इसलिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए. एंड अगेन यहाँ पे देखो, कई लोग सोचते हैं कि हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें तो डेली 6-7 आंसर लिखें. नो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. 3-4 आंसर भी नहीं रिक्वायर्ड. डेली बस एक आंसर लिखो, बट उस एक आंसर को लिखने के बाद उसको बहुत अच्छे से आप टाइम देके एनालाइज करो और देखो कि क्या चीजें हम बेटर कर सकते थे, एंड नोट डाउन दोज थिंग्स, और अगले दिन आंसर में वो चीजें जो है आप इंप्लीमेंट करो. सो दिस इज हाउ यू कुड डू डेली आंसर राइटिंग. इसके बाद है मॉक टेस्ट. तो आई थिंक वी कैन नॉट हाईलाइट मच, कुछ भी चीज आप पढ़ लो, जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही किया है या गलत किया? मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि बेसिकली जो आपने पढ़ा है, क्या आप उस नॉलेज को सही तरीके से यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. अगर मान लो मार्क्स कम आते हैं, तो ट्राई टू गो इन टू इट, एनालाइज करो कि भाई गलती क्या है, मार्क्स कम क्यों है. क्या ऐसी गलती है कि भाई हमने चीजें पढ़ी ही नहीं, या फिर ये गलती है कि चीजें पढ़ी बट डाउटफुल बहुत है, मतलब रिविजन की कमी है, या फिर ये है कि भाई चीजें पढ़ी हैं बट अगेन कहीं ना कहीं हमारी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी गलत है, राइट? तो ये चीजें कब पता चलेंगे हमें? जब हम मॉक टेस्ट देंगे. और यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती हर कोई क्या करता है, कि हर कोई सोचता है कि मॉक टेस्ट हम सब चीजें पढ़ने के बाद दें, बट देखो ऐसा टाइम कभी नहीं आता. दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू, एज एंड व्हेन जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट के लिए अपना टाइम रखो कि भाई 1 महीने में सब्जेक्ट कंप्लीट करना, या 15 दिन में सब्जेक्ट का इतना पोर्शन कंप्लीट करना, एंड उस 15 दिन के बाद मॉक टेस्ट रखो अपना, और चाहे उतना पोर्शन कंप्लीट हो या ना हो, मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि इसी से आपको फिर रियलाइज होगा कि भाई नहीं कंप्लीट करेंगे तो कम मार्क्स आएंगे, एंड इट विल क्रिएट अ पुश विद इन यू टू कंप्लीट थिंग्स विद इन टाइम. और साथ में अगर आप कंटिन्यूअस पढ़ने के साथ साथ में मॉक टेस्ट देते रहोगे, आपको साथ साथ में गलतियां पता चलते जाएंगी अपनी, एंड यू कुड इम्प्रूव इट देन एंड देयर. कई बार होता क्या है स्टूडेंट्स के साथ, कि वो पढ़ते हैं और वो मॉक टेस्ट नहीं देते. आप सब भी जो लोग 23 दे रहे हो, यू कैन ऑल्सो सी कि आप में से कितने लोग अभी से प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट दे रहे हो. बहुत कम लोग दे रहे होंगे, राइट? नाउ रियलाइज दिस फैक्ट कि अगर आप 3-4 महीने बाद देते हो मॉक टेस्ट, अगर कोई गलती पता चलती है आपको, आपके पास 2-3 महीने हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए. नॉट ओनली यू विल पैनिक, आपकी आगे की पढ़ाई भी खराब होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी सफर करेगा, एंड ट्रस्ट मी, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप अपनी गलती को सुधार पाओ. इसीलिए शुरुआत से आप मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के. नाउ नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ऑप्शनल एसए एंड जीएस पेपर 4. नाउ देखो, ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू दिस. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शनल की. अगर आप जीएस के पेपर 1 to 4 के मार्क्स देखो, और आप लोग देख भी सकते हो ये मार्क्स, आप चाहे तो टॉपर्स के मार्क्स रिलीज होते हैं, सीएससी का पोर्टल है, सब टॉपर्स की मार्कशीट्स वगैरह भी बहुत सारी रिलीज होती है, आप देख सकते हो. यू विल रियलाइज कि जीएस पेपर 1 to 4 के मार्क्स में, अगेन 4 भी अगर हम हटाते हैं, 1 to 3 के देखें, तो इसमें जो है आप देखोगे कि इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता. बेस्ट भी, बेस्ट और जो है एवरेज जो है उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता यहाँ पे. बट एक्चुअली ऑप्शनल के अगर आप मार्क्स देखो, तो यहाँ पे एवरेज और बेस्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है. यानी अगर हम बात करें 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, तो जो बेस्ट होता है और जो एवरेज होता है उसमें कितना डिफरेंस होता है?
तो अगर आप किसी सब्जेक्ट का जनरल भी आप देखोगे जाके, यहाँ पे कहीं ना कहीं अराउंड 100 मार्क्स का, 80 to 100 मार्क्स का डिफरेंस मिलता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपने ऑप्शनल पबैट की बात करूँ, सी एवरेज लोग यहाँ पे जो है, अगेन ये डिफिकल्टी लेवल पे वेरी करता है, किसी साल कोई पेपर डिफिकल्ट होता है, किसी साल कोई कुछ इजी होता है, बट स्टिल अगर हम देखते हैं तो आप ऑप्शन में देखोगे जो लोग एवरेज हैं वो लोग 250 260 तक मार्क्स लाते हैं, राइट। बट जो लोग बेस्ट हैं इसमें, राइट, जो जिन्होंने अच्छी मेहनत की है इसमें, वो लोग इसी में 330 के अराउंड यानी 300 प्लस, राइट, नॉर्मली लाते हैं। तो आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा गैप, और यही चीज जो है डिटरमाइन करता है कि भाई आप लिस्ट में अंदर हो या नहीं हो, एंड विद इन द लिस्ट भी आप टॉप 100 में हो या नहीं हो, एंड विद इन टॉप 100 के आप टॉप 10 में हो या नहीं हो, ठीक है। सो दैट्स वाई दैट इज डिपेंडेंट ऑन ऑप्शन। दूसरी चीज है ऐसे, नाउ ऐसे एक ऐसा पेपर है, देखो है 250 मार्क्स का, बट हर कोई इस पेपर को नेग्लेक्ट करता है। आप जीएस पेपर 1 आप खुद देख सकते हो, जितनी मेहनत जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 या जीएस पेपर 4 के लिए आप करते हो, क्या आप उतनी मेहनत ऐसे के लिए करते हो? नहीं। और क्या उतनी मेहनत ऐसे के लिए रिक्वायर्ड भी है? नहीं। बट अगेन जितनी बेयर मिनिमम जो है एफर्ट ऐसे के लिए रिक्वायर्ड है, वो भी लोग नहीं करते, राइट। सो कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे की बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं करके जाते, कि या कई लोग सोचते हैं हम प्रीलिम्स के बाद प्रैक्टिस करेंगे, राइट। नाउ हियर द कैच, अगर आप जो है ऐसे की प्रैक्टिस अभी से शुरुआत से थोड़ा बहुत 2-3 महीने पढ़ने के बाद 2 हफ्ते में एक ऐसे लिख सकते हो। 2 हफ्ते में एक ऐसे लिखना मतलब 1.5 आवर देना 2 हफ्ते में। अगर इतना भी देते हो और उसको एनालाइज करते हो, ट्रस्ट मी कहीं ना कहीं ऐसे में आप जो है एवरेज अबव एवरेज मार्क्स, आई एम नॉट सेइंग वेरी गुड, क्योंकि ऐसे में थोड़ा बहुत लक चलता है, तो वेरी गुड या एक्सेप्शनल मार्क्स आना दैट डिपेंड्स ऑन लक, बट एवरेज अबव एवरेज मार्क्स आना दैट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट। यानी एक्सेप्शनल मार्क्स अगर हम देखते हैं जो 160 आए किसी के 150, बट यस एवरेज अबव एवरेज आना यानी समवेयर इन द लाइन ऑफ 140, ठीक है। इतने मार्क्स आप ला सकते हो अच्छी मेहनत के साथ अगर आप पुट इन करते। और जो बिलो, जो नॉर्मली लोगों के आते हैं बिलो एवरेज मार्क्स जो, ठीक है, जो हम देखते हैं मार्क्स आते हैं 110 120, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप जो है 30 से 40 मार्क का अंतर जो है आप ला सकते हो, एंड विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट। और इतना ही एफर्ट अगर आप जीएस पेपर 1 2 3 में डालो, वहां पे मैक्सिमम 5 से 10 मार्क का अंतर आएगा, ठीक है। एंड जीएस पेपर 4 में भी हमने सेम चीज देखी है कि कम एफर्ट लगता है और आउटपुट मैक्सिमम है, और गैप भी मैक्सिमम आता है, यानी लोगों से आगे बढ़ने का स्कोप इन तीनों पेपर में सबसे ज्यादा है, और एफर्ट जो है एसए और जीएस पेपर 4 में सबसे कम है, बट आउटपुट सबसे ज्यादा है, राइट। ऑप्शनल में ऑब्वियसली एफर्ट ज्यादा होगा, बट एसए और जीएस पेपर 4 में एफर्ट कम है। नेक्स्ट है आपका हैविंग अ टारगेट बेस्ड अप्रोच। नाउ हर कोई सोचता है कि दिन में मुझे इतने घंटे पढ़ना है, एक्स वाई जेड आवर्स पढ़ना है, बट सी दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच टू गो अबाउट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली बताता हूँ टारगेट बेस्ड अप्रोच का रेलेवेंस क्या और कैसे ये आपको एक्चुअली हेल्प करेगा। सी आप लोग खुद ये ट्राई करना, एक 15 मार्कर क्वेश्चन लेना, ठीक है, एक 15 मार्कर क्वेश्चन जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, और उसको जो है आप 15 मिनट में करने की कोशिश, ठीक है, 15 मिनट में करने की कोशिश करना, और फिर से एक और 15 मार्कर क्वेश्चन लेना, और उसको आप जो है 8 या 9 मिनट में करने की कोशिश, ठीक है। नाउ हियर यू विल रियलाइज, जब आप 15 मार्कर 8 या 9 मिनट में करने की कोशिश करते हो, तब भी आप उसको कंप्लीट कर लेते हो विथ एवरेज क्वालिटी। जब आप 15 मिनट भी लेते हो, तब भी क्वालिटी में इतना अंतर नहीं आता, बट टाइम पूरा 15 मिनट लगता है आपका। तो रिमेंबर दिस, क्वालिटी में इतना अंतर नहीं आएगा, बट टाइम पूरा लगेगा। तो रियलाइज दिस थिंग कि भाई जब आप पढ़ाई भी करते हो उसमें भी ये एप्लीकेबल होता है। जब आप सोचते हो 8 घंटे मेरे को पढ़ना है, तो आप जो है 8 घंटे में आउटपुट का नहीं सोचते और बस आप टाइम का सोचते हो कि मुझे 8 घंटे निकालना है, राइट। दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच टू गो अबाउट। रादर आप रखो कि आज के दिन में मुझे इतना कवर करना है, ऑब्वियसली आप उसको कवर करिए। एंड टाइम अगर रखना हो तो आप मिनिमम बेंचमार्क रखिए अपना, राइट। कीप अ मिनिमम बेंचमार्क कि आज के दिन में मिनिमम मेरे को एटलीस्ट 6 घंटा पढ़ना है, ठीक है। बट टारगेट मेरा जो है दैट इज कि मेरे को आज जो है 10 चैप्टर करने हैं या जितने भी चैप्टर करने, हैव अ टारगेट बेस्ड अप्रोच। अपना डेली का टारगेट होना चाहिए, वीकली टारगेट होना चाहिए, मंथली टारगेट होना चाहिए, और ओवरऑल टारगेट होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट इज प्लानिंग एज पर योर नीड्स। देखिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, दूसरे बहुत सारे प्लान्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, और दूसरों की चीजें देख के कॉपी करते हैं। बट व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि हम देखो हर प्लान हमारे लिए सुटेबल नहीं है। मे बी वी नीड अ प्लान विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी प्लान जो हम देख रहे हैं, ठीक है। बट व्हाट यू नीड टू सी इज कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो। सो इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको।
से आप हो या कोई स्टूडेंट ए है, ये 1 घंटा पढ़ सकता है विद फुल इफिशियंसी और उसके बाद बोर हो जाता है। और दूसरी तरफ स्टूडेंट बी है, ये 3 घंटा पढ़ सकता है 3 आवर्स विद फुल इफिशियंसी और ये बोर नहीं होता। ठीक है, नाउ अगर हम डेली टाइम टेबल देखें, अगर दोनों देखते हैं तो डेली टाइम टेबल अगर देखें तो स्टूडेंट ए के लिए क्या सूटेबल रहेगा कि भाई उसके दिन में जो है 7 से 8 स्लॉट्स हो 1 आवर के, राइट? कि सुबह उठ के जो है उसने 7 से 8 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 10-15 मिनट ब्रेक ले लिया या आधा घंटा जो भी ब्रेक लिया, फिर 8:30 से 9:30 1 घंटा पढ़ लिया। इस तरीके के 1 आवर के जो है ज्यादा स्लॉट्स हो फॉर स्टूडेंट ए, क्योंकि इसकी जो है वीकनेस है, इसको ओवरकम करना है। तो ऑब्वियसली इनिशियली सीधा वो 3 घंटे के स्लॉट्स तो रख नहीं सकता, राइट? सो इनिशियली वो जो है 1 आवर के स्लॉट्स रखे, भले ही उसको धीरे धीरे 1 आवर 1.5 आवर के करे, बट यस, स्टार्ट उसको जो है अपने वीकनेस को ओवरकम करने के लिए उस हिसाब से प्लान करना। जबकि स्टूडेंट बी है, क्या स्टूडेंट बी के लिए ये रेलेवेंट भी है इस टाइप का प्लान? नहीं, उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। उसकी तो स्ट्रेंथ है कि वो 3 घंटा कंटिन्यूस पढ़ सकता है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली प्लान करे कि मैं 3 घंटा ये कर लूंगा एक साथ, फिर तीन, उसके लिए 3 नहीं तो 2 ढाई घंटे के स्लॉट्स बनाए और उसके अकॉर्डिंगली पढ़े। ठीक है ना, ये तो था डेली टाइम टेबल का। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। अगेन यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ, दीज आर समथिंग आप XYZ, ये आपको चीजें करनी है, बट किस तरीके से करोगे वो अगेन डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि किस तरीके से करना है वो मेरा सजेशन रहेगा, कैसे करना है आप वो सुनिए हर किसी की चीज, बट अगेन अल्टीमेटली अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंगली डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। एंड लास्टली इज टू नॉट टू गो फॉर परफेक्शन। देखिए, ये एग्जाम कोई स्पेशलाइजेशन का एग्जाम नहीं है, इट इज एन एग्जाम फॉर जनरलिस्ट। ठीक है, एक जर्नलिस्ट का एग्जाम है। ऑब्वियसली ये कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्टर MD MS इसका एग्जाम है, ठीक है, कि आपको हर एक ही सब्जेक्ट में जो है स्पेशलाइजेशन या बहुत वो करना है। ठीक है, अगर आप देखोगे लेवल ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी के, उसमें खुद ही लिखा हुआ है कि मैक्सिमम ये लोग जो जाते हैं वो ऑनर्स लेवल जाते हैं, वो आपके ऑप्शनल में। और बाकी सारे जो है जीएस के सब्जेक्ट्स, इट इज समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ वेल अवेयर पर्सन, यानी दैट्स व्हाई हम बोलते हैं एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ो, थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ो। तो इट इज, यू आर नॉट रिक्वायर्ड कि आपको किसी भी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ जाना है, बट व्हाट यू आर रिक्वायर्ड इज कि आपको हर चीज के बारे में एक अच्छे से एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, आपके एक एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, किसी भी चीज को पढ़ के समझने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई नेवर ट्राई टू गो फॉर किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके ऐसा नहीं कि मैं इसको 100% कर लूंगा, या फिर जो है ऐसा नहीं करना, क्योंकि 100% करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इट इज बेटर कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को लो और उसका 80 to 90% पोर्शन करो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, और उस 80 to 90 को ही बार बार रिवाइज करो। कई बार हम लोग परफेक्शन के चक्कर में ही हमारी सोर्सेज बढ़ा देते हैं, कई बार बहुत सारी अननेसेसरी चीजें अननेसेसरी जगहों पे एफर्ट डालते हैं। बट अगेन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्या इतना एफर्ट डालना हमें फायदा देगा, तो नहीं, इतना फायदा नहीं देगा। मान लो किसी चीज में आप बहुत ज्यादा डीप जाने में, मान लो पॉलिटी का सब्जेक्ट है, तो आप बहुत ज्यादा डीप जाके पढ़ने में हर एक चीज जो है एकदम लीगल पर्सपेक्टिव से पढ़ने जा रहे हो, और तो अब अगर मान लो पढ़ भी लेते हो सकता है कि आपको जो है जीएस पेपर 2 में आप 100 घंटे एक्स्ट्रा देते हो। इफ यू गिव 100 आवर्स देयर, हो सकता है GS2 में आप 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है अच्छे कर सकते हो। दैट मीन्स आप 10 मार्क्स के अराउंड एक्स्ट्रा पा सकते हो। बट अगर वो 100 घंटे आप ऐसे में और जीएस पेपर 4 एथिक्स में देते हो, तो इन दैट केस सी आपका जो आउटपुट हो सकता है इट कुड बी मच डिफरेंट। मे बी ऐसे में आप जो है 20 से 30 मार्क एक्स्ट्रा ला सकते हो, सिमिलरली जीएस पेपर 4 में आप 30 से 40 मार्क एक्स्ट्रा ला सकते हो। तो आप ये रियलाइज करो कि भाई कहाँ पे कितना एफर्ट डालने से कितना फायदा मिलेगा। और यू कैन नॉट, ये एग्जाम में इतना वास्ट नॉलेज आपको चाहिए दैट यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन ईच एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड कि आप जो है सिलेबस और उसको फॉलो करो, और जो मैक्सिमम वेटेज आता है उतने पोर्शन को कवर करो, और फिर हर सब्जेक्ट के जो है उतने पोर्शन को कवर करो। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट यू आर रिक्वायर्ड टू बी जैक ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स हियर एंड नॉट दी मास्टर ऑफ एनी वन। ठीक, तो ये 10 चीजें अगर आपकी प्लान या स्ट्रेटजी में है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कीप इट अप, एंड अगर नहीं है तो ट्राई करिए इसको इनकलकेट और इनकॉर्पोरेट करने की।